इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो एक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि फॉरेस्ट और ट्रीज से रिलेटेड जो भी हमारे एक्ट्स हैं, और आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स से रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं उनके बारे में। ये मेरा परिचय है और आगे चलिए शुरू करते हैं। वाइल्ड लाइफ लॉज में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी एक्ट से पूछा जाएगा। बाकी अपनी जानकारी के लिए हम एक दो एक्ट और देखेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा एक्ट रहेगा वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रहेगा। ये जैसे रेड पेंडा है, इंडिया में मिलता है और ये शेड्यूल 1 का है। शेड्यूल 1, 2 क्या होता है सब हम अभी देखेंगे। पहले थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि देखो एक्ट का नाम लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड एनिमल नहीं लिखा हुआ है, यानी वाइल्ड लाइफ अलग चीज़ है, वाइल्ड एनिमल अलग चीज़ है। ये डिफरेंस समझना इस एक्ट के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। वाइल्ड एनिमल कौन सा एनिमल है जो कि फ्री इन नेचर है। फ्री इन नेचर मतलब क्या है? प्रकृति में अपने हिसाब से जीता है वो, उस पर ह्यूमन इन्फ्लुएंस नहीं है। यानी इंसान अगर उसको खाना ना दे तो वो मर नहीं जाएगा, वो अपना सर्वाइवल करने में पूरी तरीके से कैपेबल है, ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये है वाइल्ड एनिमल। फिर वाइल्ड लाइफ क्या है? जब हम वाइल्ड एनिमल की बात करते हैं तो केवल एनिमल की बात कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ की हम बात करेंगे तो एनिमल के साथ साथ हमारा बर्ड्स भी आ गया, इंसेक्ट्स हमारे इसी में आ गए, प्लांट्स हमारे इसी में कवर हो गए, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे इसी में कवर हो गए। एक तो ये एस्पेक्ट है इसका, ठीक है ना, कि जो भी किसी वाइल्ड एरिया में जहाँ ह्यूमंस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, अपने आप से सर्वाइव कर रहे हैं, वो सब वाइल्ड लाइफ में आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, कोई ऐसा एनिमल हो जो वाइल्ड एनिमल ना हो। फॉर एग्जांपल हम बात करें कैट की। कैट अभी कैसा है? डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है। रैट की हम बात करें, रैट भी वाइल्ड एनिमल तो नहीं है ना, पालते नहीं है, लेकिन वो डिपेंड तो ह्यूमन सोसाइटी पे ही करता है, वाइल्ड एनिमल नहीं है। अभी कोई कैट या कोई रैट जाके जंगल में रहना चालू कर दे किसी नेशनल पार्क में, अब वहाँ क्या कोई जाके आप किसी नेशनल पार्क में चले गए, दुधवा में चले गए, रणथंभौर में चले गए, अब वहाँ क्या आप किसी रैट का शिकार कर सकते हैं ये बोल के कि ये तो वाइल्ड एनिमल है नहीं, इसके ऊपर ये हमारा एक्ट लागू नहीं होता? नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल डोमेस्टिक हो चाहे वाइल्ड हो, अगर वो किसी वाइल्ड एरिया में रहता है तो फिर वो वाइल्ड लाइफ का पार्ट हो गया। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये होलिस्टिक एक्ट है, कॉम्प्रहेंसिव, यानी जो हमारा पूरा वाइल्ड एरिया है ना, हम उस वाइल्ड एरिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबकी रक्षा, सबका प्रोटेक्शन इसी एक्ट से करते हैं, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो चाहे नॉर्मल डोमेस्टिक एनिमल हो, जंगल में रहता हो उस समय, प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, कोई भी चीज़ जो लिविंग है उस वाइल्ड एरिया में जिसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो इस एक्ट से हम बचाएंगे। अगली चीज़ जानने की क्या है कि वाइल्ड लाइफ आर्टिकल क्या होता है और वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी क्या होती है। जब आप किसी जानवर को मार के या उसका कोई बॉडी पार्ट निकाल के अपनी यूटिलिटी की कोई चीज़ बनाते हैं, यूटिलिटी की यानी जिसका आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या है? वॉलेट है, वॉलेट हो गया, बेल्ट बनता है, जैकेट्स बनती हैं। तो अगर एनिमल के बॉडी का या किसी बॉडी पार्ट का यूज़ करके आप कोई यूटिलिटी वाला आइटम बनाते हैं जो आप यूज़ करेंगे डेली लाइफ में किसी चीज़ के लिए, तो वो वाइल्ड लाइफ आर्टिकल है। वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी क्या है? ये हमने देखा होगा हॉलीवुड की मूवीज़ में कई बार कि हंटर्स जो रहते हैं, शिकारी, वो हिरन को मारते हैं, फिर उसके अंदर भूसा वगैरह भर देते हैं, फोम भर देते हैं, उसको ऐसे दीवार पे टांग देते हैं। ये कहते हैं ना कि मतलब ऑ इंस्पायर करने के लिए होता है, जिसे शुद्ध भाषा में हिंदी में हम लोग कहते हैं भौकाल मारने के लिए, ठीक है ना। तो वाइल्ड लाइफ आर्टिकल जो किसी काम की चीज़ को बना दिया आपने, वो वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी जो है वो एज इट इज़ फॉर्म में, ज़्यादा उसमें चेंज नहीं किया, आपने शो के लिए, डिपिक्शन के लिए, दिखाने के लिए उसको रख दिया। अभी हंटिंग क्या है? हंटिंग माने शिकार हम कहते हैं, तो उसका मीनिंग हम यही निकालते हैं ना कि मार दिया जानवर को, लेकिन केवल मारना ही हंटिंग नहीं है। यानी अगर आपने किल कर दिया ना, किलिंग तो हंटिंग है ही, इसके साथ साथ आपने अगर जहर दे दिया या उसको आपने नेट में यानी जाल में पकड़ लिया, या स्नेयर यानी उसके लिए आपने क्या किया, कोई पिंजड़ा वगैरह लगा दिया, या आपने उसको बेट क्या होता है? लालच, कोई आपने जहर का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा रखा जहर मिला के और जानवर आया उसको खा लिया, वो भी हंटिंग माना जाएगा। या इन सारी चीज़ों का कोई अटेम्प्ट भी करना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस एक्ट की है
कि केवल आपने किलिंग कर दी, मार दिया जानवर को, तभी हंटिंग नहीं हुआ। जहर देना, जाल में पकड़ना, उसके लिए कोई पिंजड़ा लगा देना, बेट देना उसको कोई, या इन सारी चीज़ों को प्रयास करना, अटेम्प्ट करना, वो सब का सब क्या आता है, हंटिंग में आता है। तो अभी ये सारी चीज़ें हमने क्यों पढ़ी, क्योंकि देखो वाइल्ड लाइफ वाइल्ड आर्टिकल ये सारी चीज़ें बैन है। पहली चीज़ यही है कि आप नहीं रख सकते घर में। आप भी थोड़ी कहोगे कि मेरे पास ये क्रोकोडाइल की लेदर से बनाया गया पर्स है और ये लीगल है, मैंने थोड़ी ना मारा है क्रोकोडाइल को, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। आपके पास होना भी नहीं चाहिए। तो ना वाइल्ड लाइफ आर्टिकल होना चाहिए, ना वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी होनी चाहिए। अभी इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात करें तो 3 सेक्शन जनरल आदमी के लिए जानने इंपॉर्टेंट है। 9 जो है ये बोलता है कि भाई हंटिंग ना अलाउड नहीं है, हंटिंग इज नॉट अलाउड। तो हंटिंग को जो रोकता है वो यही सेक्शन आपका रोकता है। अगर आपने हंटिंग कर दी तो इस सेक्शन का वायलेशन हो गया। और हंटिंग में क्या क्या आ गया हमने पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें हंटिंग में आ गई। 50 की हम बात करें तो इसमें जो आपके फॉरेस्ट ऑफिसर हैं या फिर आपके पुलिस ऑफिसर हैं, और पुलिस में भी कम से कम कौन होना चाहिए, एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर यानी एसआई होना चाहिए। इनको पावर है अरेस्ट करने की, सर्च करने की, ठीक है ना। आपको पकड़ के रख भी सकते हैं, डिटेंशन की भी पावर है इसमें। तो काफ़ी पावरफुल सेक्शन है। और 51 में हम बात करते हैं पेनल्टीज़ की, कि अगर आपने इस एक्ट को वायलेट किया तो फिर होगा क्या आपके साथ, होगा क्या, आपको जेल हो सकती है 3 साल तक। अगर आपने जनरल वायलेशन किया है, कोई छोटी मोटी चीज़ का वायलेशन कर दिया तो 3 साल तक की जेल हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है कितने तक का, 1 लाख रुपए तक का जेब ढीली करनी पड़ जाएगी आपको, ठीक है ना, ये फाइन लग सकता है। अभी अगर आपने कोई शेड्यूल 1 का कोई जानवर मार दिया तो फिर आपको मिनिमम 3 इयर्स की जेल होगी। फिर कम से कम 3 साल के लिए आप हवा खाने चले जाओगे। कब तक के लिए जा सकते हो, 7 साल के लिए जा सकते हो, 3 to 5 ईयर्स के लिए। और शेड्यूल 1 का जानवर मार दिया तो मिनिमम 25,000 फाइन आपको देना ही देना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। शेड्यूल्स की बात करें तो शेड्यूल्स क्या है, एक्ट के लास्ट में हमने इंडिया में जितने जानवर पाए जाते हैं जिनको हमें बचाना है उनको हमने क्लासीफाई कर दिया डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के हिसाब से। बेसिकली ये क्या है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, किस जानवर को आप कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कि इसको तो बिल्कुल नहीं मार सकते। तो शेड्यूल 1 क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा आपने प्रोटेक्शन जिसको दे रखा है, किसको दे रखा होगा, लायन को दे रखा है, टाइगर है, एलिफेंट है, डायनासोरस, ठीक है ना। ये सारे क्या है शेड्यूल 1 के हो गए। शेड्यूल 2 में क्या हो गया, जो रिलेटिवली कम है, रिलेटिवली कम इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, रिलेटिवली लेस इम्पोर्टेंट। अभी उसमें कौन कौन से आ गए, नील गाय हो गया, वाइल्ड पिग जंगली सुअर या बुलबुल हो गई, इन सब की संख्या पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा है, इनको ऐसा कोई खतरा नहीं है, तो हम इनको शेड्यूल 2 में डाल देते हैं। अभी ध्यान रखना ये अमेंडमेंट हो गया है 2023 में। पहले हमारे पास एक कैटेगरी होती थी वर्मिन की, ऐसे जानवर जिनको पब्लिक चाहे तो मार दे, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अभी वो हटा दिया गया है, अभी कोई वर्मिन नहीं है। तो अभी क्या है, या तो बहुत प्रोटेक्शन है या कम प्रोटेक्शन है, बिना प्रोटेक्शन के कोई नहीं है। अब थर्ड में हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स क्या है, ऐसे प्लांट्स है ना जिसको आप ग्रो कल्टीवेट नहीं कर सकते, यानी पब्लिक को अलाउड नहीं है ऐसे पौधों को उगाना, और कहीं उगे हुए हैं तो उनको उखाड़ना भी अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कौन सा हो गया, पिचर प्लांट, हम सब ने पढ़ा है, पिचर प्लांट हो गया, रेड वेंडा, ब्लू वेंडा, ये सब प्लांट्स पब्लिक को अलाउड नहीं है लगाना, और जहाँ उगे हैं उसको डिस्ट्रॉय करना, काटना भी पूरी तरीके से बैंड है। फोर्थ में क्या है, साइट्स के जो एनिमल्स हैं वो 4 में है। अभी के लिए इसको याद कर लें, लास्ट में इसको हम डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है। अब इस एक्ट ने कुछ अथॉरिटीज़ क्रिएट की हैं। क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा सकता है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ किस एक्ट में बना, ऑप्शन दे दे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दे दे, फॉरेस्ट एक्ट दे दे, ठीक है ना। तो 5 अथॉरिटीज़ इंपॉर्टेंट जो इस एक्ट ने बनाई, जो आपको पता होनी चाहिए। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये क्या है, नेशनल और स्टेट लेवल पे वाइल्ड लाइफ को रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनेगी ना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इनका रोल रहेगा कि नीति क्या होनी चाहिए सरकार की, अब क्या अमेंडमेंट किया जाए, क्या किया जाए।
और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के हेड कौन होते हैं? पीएम, बोले तो प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के। और इसी तरीके से फिर स्टेट का हेड कौन हो जाएगा? सीएम हो जाएंगे। सेंट्रल जू अथॉरिटी पूरे इंडिया में जितने भी जू यानी कि चिड़ियाघर हैं उसमें जो रख रखाव होगा, सारी चीज़ें, सारे जानवर कैसे रखे जाएंगे, मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कितना बड़ा बाड़ा होना चाहिए, कितना खाना मिलना चाहिए, हेल्थ इंस्पेक्शन कब कब होना चाहिए, तो जू के सारे स्टैंडर्ड्स कौन मेंटेन करता है? सेंट्रल जू अथॉरिटी। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, नाम से ही पता है स्मगलिंग वगैरह रोकना इसका काम है, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स की जो स्मगलिंग हो रही है, जो पोचिंग हो रही है, इलीगल ट्रेड जो हो रही है, वो सारी चीज़ें रोकना इसका मैंडेट है और यूपीसी एक्ट से बना है। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए जिसे कहते हैं। ये क्या करती है? प्रोजेक्ट टाइगर की यही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर कौन चला रहा है? एनटीसीए चला रही है। और एनटीसीए बनी किस एक्ट से है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से। अब इसने 4 तरीके के प्रोटेक्टेड एरियाज इस एक्ट ने बनाए। यानी प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है? ऐसे एरिया है जहाँ पे आप शिकार वगैरह नहीं कर सकते किसी तरीके से, आपको तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपकी एंट्री पे बैन है, आप वहाँ जानवर लेके ग्रेजिंग यानी कि चराई नहीं करवा सकते हो। तो 4 क्राइटेरिया है। सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल पार्क, यहाँ पे एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड है ये, और यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको बड़े लिमिटेड राइट्स हैं। यानी लोकल कम्युनिटीज़ जो आसपास के लोग रहते हैं जंगल के, उनको वेरी लेस राइट्स, जैसे वो फायरवुड नहीं कलेक्ट कर सकते, ग्रेजिंग वगैरह जानवरों को वहाँ चराने नहीं ले जा सकते, एक्सेप्ट। एग्जाम्पल कौन सा हो गया? यूपी में देखो दुधवा नेशनल पार्क हो गया। अब ये अक्सर पूछ लेता है कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, आपको पता होना चाहिए। कई सारे हैं, रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान। राजा जी कहाँ है? राजा जी है उत्तराखंड। बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ कहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आप याद करके रखेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? इसमें क्या होता है? लेस प्रोटेक्शन। किसकी तुलना में? नेशनल पार्क की तुलना में, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी इसका बाउंड्री जो होता है, बाउंड्रीज को इट्स ईजियर टू चेंज। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है, बड़ा घटा सकती है, लेकिन नेशनल पार्क में बाउंड्री वगैरह नहीं चेंज कर सकते ना, उसका कुछ बदल नहीं सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है सब कुछ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में काफ़ी कुछ रहता है। यूपी की बात करें तो कौन सा? कतरनिया घाट। तो कतरनिया घाट आपकी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पे है? बहराइच में है। यूपी के एग्जाम से ये भी पूछ लेता है। तो ये हो गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे प्रोटेक्शन तो है लेकिन नेशनल पार्क के लेवल का नहीं है। बाउंड्रीज वगैरह चेंज करना थोड़ा सा आसान है। कंजर्वेशन रिजर्व क्या है कि अभी मान लो ये आपका एक प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क है, और यहाँ पे विलेज है कोई, तो अभी एकदम से नेशनल पार्क से विलेज टच हो जाएगा तो ट्रांजिशन नहीं मिला ना, जंगल से एकदम से गाँव आ गया। तो यहाँ तो कोई राइट नहीं है विलेजर्स को, और यहाँ सारे राइट हैं, तो एक ट्रांजिशन जोन बना देते हैं हम बीच में। ध्यान रखना कि ये भी गवर्नमेंट लैंड पे ही बनता है, प्राइवेट लैंड पे नहीं रहता। गवर्नमेंट लैंड पे क्या हो गया? कंजर्वेशन रिजर्व बन गया। यानी ये ट्रांजिशन जोन जैसा है, जो कि नेशनल पार्क जैसा उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, और जो पब्लिक एरियाज़ हैं उतना रिलैक्स भी नहीं है। तो कुछ राइट्स हैं कुछ नहीं है। तो ये क्या? कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ के जो बॉर्डर रीजन्स रहते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट लैंड पे हम लोग बनाते हैं। कम्युनिटी रिजर्व नाम से क्लियर है कि कम्युनिटी लैंड पे या प्राइवेट लैंड पे हम बनाते हैं। ग्राम समाज की ज़मीन है, गांव के पास बहुत सारी ज़मीन पड़ी है, और वहाँ पे कोई फॉरेस्ट था जिसमें वाइल्ड एनिमल रहते थे, वो हमने बोल दिया उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। विलेज कम्युनिटी वगैरह को ही हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप ही संभालो, आप ही देखो, हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, आप देखो कि जानवरों का ना हंटिंग ना हो। तो बस ये हो जाता है आपका कम्युनिटी रिजर्व। अभी आगे बात करते हैं, शेड्यूल 4 हमने देखा था। शेड्यूल 4 में होते हैं साइट्स के एनिमल्स। अभी साइट्स क्या है वो हम देखते हैं। साइट्स क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसका नाम है कन्वेंशन, यानी समझौता, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड
इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, फौना यानी जानवर, एनिमल्स, और फ्लोरा यानी पेड़ पौधे। यानी कि पूरी दुनिया में जिन पेड़ पौधों और जानवरों के ऊपर संकट है, जो प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, इंडेंजर्ड हैं, यानी हमने नहीं बचाया तो निपट जाएंगे, उनकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है, यानी उनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसके ऊपर ये समझौता है। इसका मतलब कोई जानवर अगर खतरे में है तो ऐसा ना हो उसको हम सब लोग अमीर अमीर लोगों को बेच दें। पता चला सारे टाइगर इंडिया से पकड़ के लेके गए, दुबई में शेख लोगों को बेच दिए, वहाँ नहीं लीगल है, उनके पास नहीं होगा वाइल्ड लाइफ एक्ट इंडिया जैसे। तो ऐसा ना होने पर इसलिए समझौता है साइट्स। तो साइट्स की लिस्ट में जो जो जानवर हैं वो हम डाल देते हैं किसमें, शेड्यूल 4 में। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे ये जगुआर, ये जगुआर है, लेपर्ड जैसा दिखता है पर जगुआर है, और मिलता कहाँ है, साउथ अमेरिका में मिलता है, अभी इंडिया में नहीं मिलता ना। तो मान लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले या पुलिस वाले कहीं पे रेड करते हैं और किसी अमीर आदमी के यहाँ, धन्ना सेठ के यहाँ पे जगुआर मिलता है। तो अब जगुआर तो इंडिया में है नहीं वाइल्ड एनिमल, तो जगुआर पकड़ने के आरोप में क्या होता था, पहले हम उसको जेल में भेज सकते थे, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे क्योंकि जगुआर को कोई प्रोटेक्शन नहीं था, बाहर का जानवर है। पर जगुआर साइट्स में है, तो इस तरीके के सारे जानवर जो साइट्स में आते हैं, अब हमने उनको शेड्यूल 4 में डाल दिया कि ऐसा कोई जानवर भी है जो भले इंडिया में नहीं होता, एग्जॉटिक है, पर उसको भी प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हम लोग देंगे। अब जैसे अपने यहाँ 4 शेड्यूल हैं, वैसे साइट्स में 3 शेड्यूल हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा वो अपेंडिक्स 1 में चला जाएगा, जो उससे थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट होगा, लेस होगा, वो अपेंडिक्स 2 में चला जाएगा। 3 का केस रोचक है, ये है कंट्री स्पेसिफिक। कंट्री स्पेसिफिक का क्या मतलब है, कोई कंट्री साइट से ऐसा कह सकती है कि भाई दुनिया वालों, इस जानवर की हम लोग ऐसा करते हैं, ट्रेड नहीं होने देते हैं। तो कोई सिंगल कंट्री इसके लिए क्या करती है, रेकमेंड करती है कि इस जानवर को हम लोग साइट्स में डाल दें। ऐसा हो सकता है कि वो जानवर पूरी दुनिया में ढेर मात्रा में हो, पर उस कंट्री में वहाँ पे वो इंडेंजर्ड हो, तो हम अपेंडिक्स 3 में उसको डाल देते हैं। ये था आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट यही था वाइल्ड लाइफ में। बाकी 2-3 छोटे एक्ट हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। PPVFR एक्ट है जो PPVFR, ये है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट। बहुत ज़्यादा इसका मतलब नहीं है, पर एनवायरमेंट के टच में था तो मैंने जिक्र कर लिया थोड़ा सा। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स, इसका मतलब है कि ट्रेडिशनल नॉलेज के बेस पे हो सकता है कोई फार्मर क्या करे, प्लांट ब्रीडिंग करे, पौधों की ब्रीडिंग करवाए और उससे कोई नई प्रजाति वो बना ले, नई स्पीसीज, कोई फल तैयार हो जाए जो ज़्यादा मीठा हो, अच्छी सुगंध वाला हो, तो उसको बड़ी बड़ी कंपनियां हाईजैक न करने पाए, अपना पेटेंट न करवा लें। इसलिए फार्मर क्या करवा सकता है, खुद उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और उसका भाई कॉपीराइट उस फार्मर को मिल जाएगा। तो इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज बाहर के देश चोरी ना करने पाए। जैसे हमने पढ़ा है कई बार, हल्दी, टर्मेरिक जिसे कहते हैं, नीम, ये सब का यूएस वगैरह में तमाम लोगों ने पेटेंट करवा लिया। तो ऐसा ना होने पाए इसलिए बनाया गया, छोटा सा एक्ट है। आगे पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली देखेंगे। पहला ये कि कन्वेंशन इन बायोडाइवर्सिटी 1992 में हुआ था, जिसमें हर देश को जिम्मेदारी दी गई थी भैया कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए सब लोग अपने अपने देश में एक कानून तो बना लो कम से कम। ये तो हुआ 1992 में, लेट होते होते धीरे धीरे लेट लतीफ़ी के बाद 2002 में हमारे यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 बन के तैयार हो गया। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि बायो में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। बायो क्या है, लाइफ। लाइफ में डाइवर्सिटी किससे आएगी, स्पीसीज से आएगी। तो ढेर सारी स्पीसीज होंगी तो बायोडाइवर्सिटी होगी। ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है फूड वेब, सब कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर फ्रॉग नहीं होगा तो स्नेक क्या खाएगा ना, फ्रॉग होना चाहिए, स्नेक क्या खाएगा, और स्नेक नहीं होगा तो फिर भाई आपका ईगल क्या खाएगा। ठीक, ईगल अगर होगा नहीं तो मरेगा नहीं तो डिकम्पोजर क्या करेंगे, और डिकम्पोजर नहीं होंगे तो सॉइल को फर्टिलिटी कहाँ से मिलेगी, फर्टिलिटी नहीं होगी तो फिर इंसेक्ट्स
क्या करेंगे, क्या खाएंगे, और इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो फ्रॉग क्या खाएगा। यानी लाइफ का सर्किल है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ढेर सारी प्रजातियाँ होनी चाहिए, ये बचाना हमारा काम है। तो जीवन सबका मस्त चलता रहेगा, बढ़िया चलता रहेगा। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया गया। इसमें 2-3 चीज़ें छोटी छोटी हम देखेंगे। एक बनाई नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, पूरे देश में बायोडाइवर्सिटी के मामले में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कौन सा आप लोग बताएंगे, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी में बैठे लोग बताएंगे। वही चीज़ स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड वाले बताएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनानी चाहिए हर लेवल पे। कहाँ पे? लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे यानी आपकी जो नगर पंचायत है, नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, वहाँ पे हर लोकल लेवल पे एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। होती है क्या? बना रहे हैं लोग, सोचने का विषय है। खैर आगे बढ़ेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए लोकल लेवल पे। बढ़िया चीज़ क्या है कि एक्ट जो है कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल है, बिना मैजिस्ट्रेट के वारंट के आपको पकड़ के ले जा सकते हैं लॉ इन्फोर्समेंट के लोग, और आप बेल भी नहीं करवा पाएंगे। बस यही है कॉग्निजेबल, नॉन अवेलेबल। खुद से पुलिस से जिसको पावर दी गई है वो ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं, यानी कहेंगे बहुत गलत कर दिया आपने और आपको पकड़ के ले जाएंगे जेल, तो वहाँ नहीं मिलेगी बेल। ये पावर इसमें दी गई है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये इस उम्मीद में बनाया गया कि भाई पब्लिक कोऑपरेट करेगी। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई रास्ते से गुजर रहे थे, वहाँ कोई नया पौधा दिख गया आपको लगा कि आपके एरिया में ये पहली बार आपको दिखा है, आपने गया इसमें अपडेट कर दिया आपने, तो आपके एरिया की बायोडाइवर्सिटी इनरिच हो गई, बढ़ गई। लोग बनाए, ऐसा सोचा गया था। अभी याद कर लेते हैं, इस एक्ट में इसका प्रावधान है। इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भी इसी एक्ट से डिक्लेयर करी जाती है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 से बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करी जाती हैं। जैसे लखनऊ में कौन सी है? कुकरेल, ठीक है ना, लखनऊ में कुकरेल है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो डोमेस्टिक जानवर है उनका क्या करा जाए। अभी ये डॉग वाइल्ड एनिमल तो है नहीं, तो वाइल्ड एनिमल नहीं है तो क्या इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है? आप उठाओ डंडा, पीट पीट के इसको मार डालो, ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो इनको कौन बचाएगा? वाइल्ड लाइफ एक्ट तो बचाएगा नहीं, उसमें है ही नहीं। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट 1960, यानी जो वाइल्ड एनिमल्स नहीं है उनके अगेंस्ट भी आप क्रूअल्टी नहीं कर सकते हो। तो कौन सा एक्ट ये बोलता है? एनिमल प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट 1960। इससे एक बॉडी बनाई गई, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि देखता है कि कंट्री में जो एनिमल्स हैं उनके खिलाफ क्या ना हो, क्रूअल्टी उनके खिलाफ ना होने पाए। इन्वायरमेंट के लॉस की बात करेंगे, बहुत छोटे छोटे 2-3 लॉज हैं, शॉर्ट में ख़त्म कर देंगे। पहला जो है वो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। वाटर में जो पॉल्यूशन है वो होने ना पाए, और जहाँ मजबूरी है वहाँ हम कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा ना होने पाए। 1974 का एक्ट है, ज़्यादातर आएगा डेट मैच करने को आएगा। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बनाई गई, क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है ना। ये जो बॉडी बनाई गई वो इसी एक्ट से बनाई गई, और आगे जितने भी एक्ट बनाए गए पॉल्यूशन किसी भी तरीके का हो, सबको कम करने की, सबको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीपीसीबी को ही दी गई, जो इस एक्ट से बनी। अगेन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, बिल्कुल उसी तरीके की बात करते हैं। एयर में पोल्यूशन बिल्कुल जहाँ रोकना संभव है वहाँ हम रोक दें, जहाँ नहीं रोक पा रहे हैं वहाँ हम कंट्रोल करें, कम करें। 1981 में ये एक्ट आया। अगेन इसके अंदर भी जो सारी पावर्स थी वो किसको दी गई? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि पहले ही हमारा इस एक्ट से, वाटर वाले एक्ट से बन गया था। तीसरा एक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगेन कब बना यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें तो द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अभी देखें तो ये जो एक्ट है इसके पहले ये होलिस्टिक नहीं थे, ये वाटर की बात कर रहा था, ये एयर की बात कर रहा था। अभी मान लो कोई सॉइल पोल्यूशन करता तो फिर किस एक्ट में डील करते? नॉइस पोल्यूशन करता, किस एक्ट में डील करते? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता, थर्मल पोल्यूशन होता। तो ये सब बड़े क्या थे? एक सिंगल डायरेक्शन वाले थे। तो एक कॉम्प्रहेंसिव एक्ट हमने बनाया जो जितने भी तरीके का पॉल्यूशन है सबको डील करता है, हर तरीके का पॉल्यूशन रोकता है। फिर उसमें क्यों हमें बनाना पड़ा? भोपाल डिज़ास्टर 1984 में दिसंबर में भोपाल में एक ट्रेजेडी हो गई। यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी,
और उससे क्या निकला, मिथाइल आइसोसाइनेट निकला और ढेर सारे लोग मर गए। तब कंट्री में ऐसा लगा कि अब आवश्यकता है कि हमको एक बड़ा कानून बनाना चाहिए जो सारे एस्पेक्ट्स को डील करे, और तब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996 बनाया गया। और फिर इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत पावर्स हैं, तमाम तरीके के रूल्स वो निकालते रहते हैं, जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, इन सब को कैसे डील किया जाएगा, इनके क्या रूल्स होंगे, वो सब गवर्नमेंट इसी एक्ट के अंदर निकालती रहती है। लास्ट एक्ट है जो हमारा छोटा सा, वो हम पढ़ लेंगे, जुडिशियल एक्ट, कि देश में जो इन्वायरमेंट के मामले हैं वो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सालों तक फंसे ना रहे, 10 साल 20 साल तक चलते रहें, क्योंकि तब तक इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज हो जाएगी। तो ऐसे मामलों को डील करने के लिए एक अलग से एक्ट बना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, जिसमें हमने एक ट्रिब्यूनल बनाया जो कि इन्वायरमेंट के मामले देखेगा, इन्वायरमेंट के जस्टिस को देखेगा। कंपोजिशन इसमें चेयरमैन होंगे, जुडिशियल मेंबर्स होंगे कुछ जो जुडिशरी से आए होंगे, हाई कोर्ट के हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं, और एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे, यानी जिन्हें काफ़ी नॉलेज होगी इन्वायरमेंट के बारे में, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, इन सब के बारे में जो जानकारी होगी वो एक्सपर्ट मेंबर्स के तौर पे आ जाएंगे। चेयरमैन की बात करें तो कौन हो सकता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, रिटायर्ड, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों। और इनका अपॉइंटमेंट कितने के लिए होगा, 5 ईयर्स के लिए होगा, या तो 70 ईयर्स इनकी एज हो जाए, यानी 5 साल काम करेंगे, अगर 70 के नहीं हुए तो 70 के हो गए तो 70 पे रिटायर हो जाएंगे। जुडिशियल मेंबर्स कौन होंगे, ये भी आपके रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, या हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस को छोड़ के वो भी हो सकते हैं, या जो नॉर्मल जजेस हैं वो भी हो सकते हैं। ये कब तक काम करेंगे, ये भी 5 ईयर्स काम करेंगे, पर ये 67 की एज पर रिटायर हो जाएंगे। और एक्सपर्ट मेंबर्स कौन होंगे, जो डोमेन एक्सपर्ट हैं, इन्वायरमेंट के बारे में जिनको जानकारी है, वाइल्ड लाइफ की जानकारी है, वो कितना काम करेंगे, 5 ईयर्स काम करेंगे, या जिनकी एज 65 हो जाएगी तब तक वो लोग काम करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चेयरमैन के बारे में थोड़ा सा देखना आवश्यक है। फिर क्या है कि ये नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को नहीं फॉलो करेगा, जैसे इनको उचित लगेगा उस हिसाब से ये अपनी प्रोसीडिंग्स करें, यानी कि क्या रहेगी, हियरिंग इनकी फ्लेक्सिबल रहेगी, बहुत ज़्यादा रिजिड तरीके से नहीं चलेंगे। हेड ब्रांच इनकी न्यू दिल्ली में है, और इनकी 4 और ब्रांचेस हैं जो कि कहाँ पे हैं, पुणे, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता। लास्ट टॉपिक जो इसी का इम्पोर्टेंट है कि क्या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी केस होगा तो एनजीटी में सुनवाई हो सकती है, नहीं हो सकती है, केवल इन 6 एक्ट से ही रिलेटेड कुछ होगा तभी एनजीटी में सुनवाई हो सकती है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, इनको छोड़ के अगर कोई सा भी दूसरा एक्ट है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कोई केस है या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का कोई केस है, तो एनजीटी में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती है, इसका ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी लॉस थे इंडिया में मेजर, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं।